2022 की कार्रवाई के उपरांत अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था। आज की कार्रवाई झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 15 के तृतीय परंतु के अनुसरण में बुलाई गई है। इस बैठक के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्यगण, इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मैं 1 घंटे का समय निर्धारित करता हूं। मैं प्रस्तावक को 10 मिनट एवं सरकार के उत्तर के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित करते हुए शेष 40 मिनट का समय राजनीतिक दलों के सदस्य संख्या के आधार पर निम्न प्रकार आवंटित करता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सदस्य संख्या 30 15 मिनट, भारतीय जनता पार्टी सदस्य संख्या 25 11 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 17 7 मिनट, झारखंड विकास मोर्चा 2 मिनट, आजसू पार्टी 2 1 मिनट, राजद 1 मिनट, सीपीआई माले 1 मिनट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1 मिनट, निर्दलीय 2 1 मिनट, मनोनीत 1 मिनट। प्रस्ताव आने दीजिए भानु जी, फिर तो बोलेंगे। प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। माननीय सदन नेता अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है। माननीय मुख्यमंत्री, आप प्रस्ताव के पक्ष में अपना विचार रखें। माननीय सदस्य, आप प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, देखिए, ये माननीय सदस्यों को प्रस्ताव रखने दीजिए। प्रस्ताव रखने दीजिए। प्रस्ताव रखने दीजिए। आप लोगों का बोलने का गुंजाइश है। बोलने का गुंजाइश। प्रस्ताव रखने दीजिए। प्रस्ताव रखने दीजिए। प्रस्ताव विपक्ष में विपक्ष की कुर्सियां इनको चुभो रही है अध्यक्ष महोदय, और यही वजह है अध्यक्ष महोदय, आज ये सत्र आउट करना पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय। देखिए, यूपीए गठबंधन की सरकार जब से शपथ ग्रहण की है अध्यक्ष महोदय, तब से ये विपक्ष के साथियों को विपक्ष की कुर्सी में इनको इतना चुभा रहा है कि ये कुर्सी में बैठ नहीं पा रहे और खड़े हो जाते हैं। काहे खड़े हो जाते हैं? बैठिए। प्रस्ताव सुनिए। प्रस्ताव सुनिए। सत्र इसलिए बुलाना पड़ा है अध्यक्ष महोदय। प्रस्ताव सुनिए। प्रस्ताव में बोल रहा है तो आप प्रस्ताव में बोलने दीजिए। सीपी बाबू, अध्यक्ष महोदय, ये विश्वास मत क्यों लाना पड़ा अध्यक्ष महोदय? क्या कारण है अध्यक्ष महोदय? ये बताना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज अध्यक्ष महोदय इस देश में जिसको हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं, उसमें अध्यक्ष महोदय लगता है इन विपक्ष के साथियों ने तंत्र को तो खत्म ही कर दिया है, सिर्फ लोग ही बच गए। और इस लोकतंत्र को बचाने का हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है अध्यक्ष महोदय। ये लोग जिस तरीके से पूरे देश के अंदर देश को विकास ना करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के आधे राज्यों के साथ गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर रखे हैं अध्यक्ष महोदय। आए दिन विधायकों की खरीद फरोख्त अध्यक्ष महोदय, हमने तो बाजार में कपड़ों को खरीद के सुना हुआ है, राशन को खरीद के सुना, सब्जी तरकारी को खरीद के सुना, लेकिन विधायक खरीद फरोख्त की बात यही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती रही है अध्यक्ष महोदय। ये व्यापारियों की जमातों ने
पूरे देश को अस्त व्यस्त कर रखा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज इनको जब राजनीतिक तौर पर ये नहीं सकते हैं अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार ये अपने इसके बाद आप ही को बोलवाएंगे और संवैधानिक इसके बाद आप ही को बोलवाएंगे उपयोग करते हुए इसके बाद आप ही को बोलवाएंगे इसके बाद आप ही को बोलवाएंगे। खाली नाम भेजवाइए। बदनाम करते हैं, उनकी छवि खराब करते हैं और सरकार को अस्थिर करने का काम करते हैं अध्यक्ष महोदय। आज ये विश्वास मत के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, इनको हाउस के बाहर भी अपना हम ताकत दिखा रहे हैं और आज हाउस के अंदर भी इनको अपना ताकत दिखाने का काम किया जाएगा अध्यक्ष महोदय। यही इसका आज इस विश्वासता को लाने का हमें आवश्यकता पड़ी अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, माननीय सदस्य श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, अब नीलकंठ बाबू को बोलने दीजिए। सीपी बाबू, एक प्रस्ताव पर चर्चा होना है, इसमें आपके जैसा आदमी को जिद करना ठीक नहीं है। नीलकंठ बाबू बोलिए। हम खड़े हैं, बोलिए। चलिए, नीलकंठ बाबू बोल रहे हैं ना, आपका बात नीलकंठ बाबू बोल रहे हैं। वीरेंद्र बाबू, आप ही ने लिख के भेजा नाम, आप ही ने नाम लिख के भेजा, भाषण से पुकारा गया, नीलकंठ बाबू बोलने के लिए खड़ा हो गए, फिर आप बोलने नहीं दे रहे। बोलने न दीजिए, बोलने दीजिए, मौका मिलेगा आपको, मौका मिलेगा, बोलने दीजिए। नीलकंठ बाबू, हम बोलने के लिए तैयार हैं। बोलिए 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 बोलिए, बोलने दीजिए, नीलकंठ बाबू को बोलने दीजिए। सब निकाल देंगे, सब निकाल देंगे, हर बात निकाल देंगे, आप चिंता मत करिए, सबका जवाब देंगे। बोलिए नीलकंठ बाबू, बोलिए। नीलकंठ बाबू बोलिए। अध्यक्ष महोदय, नीलकंठ बाबू बोलिए। नीलकंठ बाबू को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अच्छा, नीलकंठ बाबू के माध्यम से बोलवाइए ना सीपी बाबू। सीपी बाबू, आपका नाम नहीं है इसमें, आपका नाम नहीं है, नीलकंठ बाबू का नाम है। नीलकंठ बाबू, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। बोलिए नीलकंठ बाबू, बोलने दीजिए। आपका नाम नहीं है सीपी बाबू। चलिए, नीलकंठ बाबू बोलिए, बोलने दीजिए। बोलिए नीलकंठ बाबू, अब ठीक है, माहौल अनुकूल है। बोलिए, क्या सूचना है आपका, बोलिए। सुनेंगे सुनेंगे, नीलकंठ बाबू को बोलवाना, सूचना बोल के बचिए। व्यवस्था का प्रश्न सुनिए। हाँ, सुनेंगे सुनेंगे, बोलिए। आप बोलिए, चंद्रवंशी बाबू बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे विधानसभा क्षेत्र विश्रामपुर विधानसभा में पलामू जिला के पांडु प्रखंड अंतर्गत मुरुमाथु ग्राम में 45 परिवार जो है मुसहर जाति के लोग महादलित रहते थे और उसको जो है 29/8/2022 को अल्पसंख्यकों द्वारा उसको मकान तोड़कर उसको जंगल में छोड़ दिया गया। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं प्रशासन के लेकर गया और लोग को उस जगह पर लाने का काम किया, परंतु वहां जो है पूरा अल्पसंख्यक और महिलाएं मिलकर 500 करीब जो है फिर धावा उन लोगों ने बोला, प्रशासन वहां पस्त पड़ गई। उसके बाद उनको हमने पुराने थाना में लान कर रखा है, उसकी भोजन की व्यवस्था की, रहने की व्यवस्था कर रहे हैं और प्रशासन से हमने मांग किया कि इनको पुनर्वासित उसी जगह पर किया जाए। ठीक, नीलकंठ बाबू, एक मिनट हो गया, आ गया सबका बात। हम आपको करने दीजिए हमको। तो हमने उनको प्रशासन को कहा कि आप उसी जगह पर बसाइए, 4 एकड़ 17 डिसमिल जमीन। अब घर मंजुआ मालिक है, परंतु वो जबरदस्ती उन लोगों ने भगाने का काम किया, परंतु कोई सुन नहीं रहा है। और यह जो है एसी आयोग भी दिल्ली से आया, उसने भी कहा और सभी को जानकारी है। आप मांग क्या कर रहे हैं, मांग क्या कर रहे हैं माननीय सदस्य? यह दलित के और
पिछड़ा के नेता है और महादलितों के नेता है। हमको ये बतावे कि क्या इनके राज में ठीक हो रहा है। और यही कांग्रेसी लोग गए वहां और उन लोग अल्पसंख्यकों को कहा कि आप लोग को कोई नहीं बंद करेगा और पुलिस को डांटे ले कि सत्य मत कीजिए। यही इन लोग के चरित्र है। नीलकंठ बाबू, नीलकंठ बाबू, ठीक हो गया। नीलकंठ बाबू, इनके बाद आपको दे रहे हैं, इनके बाद इनको खड़ा होने दीजिए, खाली खड़ा होने। नीलकंठ बाबू बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आपका बात सुनने के लिए पक्ष के लोग कितना सुंदर बैठे हुए हैं। बोलिए बोलिए। आप बैठे सरजू बाबू, बैठे ना, बैठे ना, 1 मिनट शुरू करवाने दीजिए बच्चे। अध्यक्ष महोदय, आज का ये सत्र जो आहूत किया गया है, इसको हम विशेष सत्र कहें या मानसून सत्र कहें, अध्यक्ष महोदय, मैं चूंकि इस विषय को इसलिए कह रहा हूं कि आपके द्वारा ये कहा गया कि ये जो पिछले सत्र जो यहाँ पर चल रहा था उसी का ये मानसून सत्र है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये मानसून सत्र यदि हम मान के चले तो पिछले सत्र का जो अध्यक्ष महोदय कार्यवाही, अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल कहा गया, गैर सरकारी संकल्प कहा गया अध्यक्ष महोदय, या फिर हम कार्य मंत्रणा में जो ये प्रस्ताव आज आया है इसको शामिल किए क्या, तो इन सब विषय में अध्यक्ष महोदय झारखंड के लोगों को लगता है कि सरकार डर से, भय से इस तरह का अध्यक्ष महोदय यहां पर लाने के काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए इस विषय को कह रहा हूं कि आज जो विश्वास मत या विश्वास प्रस्ताव एक तरह से कहें, या तो माननीय न्यायालय के द्वारा सरकार को कहा जाता है, विधानसभा को कहा जाता है कि आप विश्वास मत प्राप्त कीजिए, या फिर माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा, या फिर विपक्ष के लोगों के द्वारा लाया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस तरह का विषय ना उच्च न्यायालय ने, ना सर्वोच्च न्यायालय ने, ना विपक्ष के लोग, ना ही महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा लाया गया था। अब क्या डर है जब विपक्ष अपना ला नहीं रहा है अविश्वास प्रस्ताव, माननीय उच्च न्यायालय आपको बोल नहीं रहा है, महामहिम राज्यपाल महोदय आपको बोल नहीं रहा है कि आप विश्वास मत लाइए, तो फिर लाने का कारण, लाने का मकसद क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार में लोग हैं उनको लग रहा है कि हम इस तरह का प्रस्ताव ला करके अपना जो अंदर में डर है उस भय को हम बाहर निकालने का काम करें। आज के दिन में अध्यक्ष महोदय, हम सब देख रहे हैं, करीब 1 सप्ताह 15 दिन से प्रेस मीडिया और सरकार के लोग कह रहे हैं, कभी रायपुर जा रहे हैं, कभी अध्यक्ष महोदय बोलना नहीं चाहिए, मेरे क्षेत्र में है लतरातू डैम जो डुमरगढ़ी है, डुमरगढ़ी में नौका विहार करने का जा, तो इस तरह का विषय अध्यक्ष महोदय आ कहां से रहा? इसका मतलब सरकार को लग रही है कि अपने विधायकों पर उनका विश्वास नहीं, और उनके विधायक पर उनको खुद विश्वास नहीं है, इसलिए अध्यक्ष महोदय सरकार के द्वारा इस तरह का विश्वास मत यहां लाया जाए। आज हम कहें कि झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष महोदय यहाँ की जनता को गुमराह करने के लिए, क्योंकि ऐसा विषय झारखंड प्रदेश में आए दिन आजकल देखने को मिल रहा है। और यदि हम कहें तो आज दुमका की बेटी के साथ किस तरह अध्यक्ष महोदय झारखंड प्रदेश में यहाँ पेट्रोल छिड़क करके उसकी हत्या कर दी जाती है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इस तरह का विषय आएगा तो निश्चित रूप से ये सरकार अंधेरे में है। और ये सरकार को लग रहा है कि इतना बदनामी झारखंड प्रदेश में अध्यक्ष महोदय सरकार के माध्यम से झारखंड प्रदेश में हो रहा है, तो इसको हम कैसे छिपाएं, इसको हम कैसे लोगों का ध्यान दूसरी ओर हम बांटने का काम करें। और इसलिए अध्यक्ष महोदय रायपुर और कभी लतरातू डैम डुमरगढ़ी में नौका विहार करने का काम कर रहे हैं। आज हम दलित परिवारों को देखें अध्यक्ष महोदय, हम कहते हैं कि आदिवासी, दलित, गरीब जनता और आदिवासियों की हम बात करते हैं और दलितों की बात करते हैं, तो अभी बड़े भाई चंद्रवंशी जी कह रहे थे कि पलामू में किस तरह 40 परिवारों को बुलडोजर चला दिया अध्यक्ष महोदय, और बुलडोजर चलाने के बाद इस बरसात के समय में उनको बेघर कर दिया। लेकिन सरकार मुक्त दर्शक बनी, सरकार उसमें कार्रवाई करने से डरता है। सरकार यदि कार्रवाई करेगा तो हो सकता है उसकी सरकार चली जाएगी, लोग
ये कहेंगे कि ये सरकार इस जनता का राजहित का काम नहीं कर रही और इसलिए अध्यक्ष महोदय अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को ये छिपाने के लिए अध्यक्ष महोदय इस तरह से कर रहे हैं। और यदि हम पूरे झारखंड के परिपेक्ष में देखें तो जितना भी शोषण, जितना भी अध्यक्ष महोदय कहा जाए, जितना भी लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, और वो कहीं ना वो ज्यादातर लोग आदिवासी और दलित परिवार से आते हैं अध्यक्ष महोदय। और इस आदिवासी और दलित परिवार के साथ हम न्याय करने नहीं सक रहे। झारखंड प्रदेश में चूंकि सरकार बना है, ये कहता है कि हम आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब जनता का हम है, लेकिन ये सरकार आदिवासी और दलित का इज्जत, बहु बेटियों का इज्जत और झारखंड प्रदेश का इज्जत बताने का काम नहीं कर रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए ये सरकार अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कर रहा है। आज हम सब जानते हैं पूरा झारखंड प्रदेश में किस तरह विधि व्यवस्था है और किस तरह यहाँ पर राजधानी से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय, पूरे राजधानी में जिस तरह से यहाँ पर हत्या, लूट, मर्डर और जिस तरह से यहाँ पर हत्या, लूट, मर्डर हो रही है, इन सब विषयों पर आज विशेष सत्र या तो इस मानसून सत्र में सब विषय को लाना चाहिए था। आज पूरे झारखंड प्रदेश में सूखा का स्थिति है अध्यक्ष महोदय, और इस सूखा की स्थिति में ये सरकार केवल बैठक और प्रेस और मीडिया में केवल आ रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई निर्णय जो कि हमारा गरीब किसान झारखंड प्रदेश की सरकार की ओर तक की निगाह लगा करके देख रहे हैं कि सरकार कब हमारा इस झारखंड प्रदेश को सूखा क्षेत्र, अकाल क्षेत्र घोषित करेगा। लेकिन ये सरकार केवल अपनी सरकार बचाने के लिए ये सरकार काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी मुझे खुशी लग रहा था और खुशी भी लगती है कि मेरे यहाँ लतरा डैम है, डूमरगढ़ी डैम है, जिसमें हम विकास करने का काम किए हैं और ये सरकार काम कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी मुझे खुशी लग रहा था और खुशी भी लगती है कि मेरे यहाँ लतरा डैम है, डूमरगढ़ी डैम है, जिसमें हम विकास करने का काम किए हैं और आज लोग वहां जा रहे हैं, वहां टूरिस्ट पहुंच रहा है और देख रहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं जिस दिन लतरा डैम गए थे सभी लोग, उस दिन एक तरफ हमारे दुमका की बेटी, अपनी झारखंड की बेटी यहाँ पर अपने रिम्स में अध्यक्ष महोदय मृत्यु की सैया, और एक तरफ हमारा माननीय विपक्ष के विधायकगणों से ज्यादा हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन अब क्या कर रहे थे छोटे भाई वहां पर तो अब वहां पर अध्यक्ष महोदय, लेकिन वहां पर अध्यक्ष महोदय इस तरह सीटें बांधने काम कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, ये नहीं कहना चाहिए। ये केवल झारखंड प्रदेश ही नहीं, झारखंड प्रदेश ही नहीं है अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश बाहर के लोग देख रहे कि झारखंड में इस तरह का हो रहा है। नहीं, मैं इतना ही तैयारी, तो झारखंड में इस तरह अध्यक्ष महोदय, और पूरे देश में अध्यक्ष महोदय अपना प्रांत का, अपना अध्यक्ष महोदय, प्रांत का अध्यक्ष महोदय किस तरह से बदनामी हो रहा है। रिकॉर्ड फंसा नहीं है, नीलकंठ बाबू, एक मिनट नीलकंठ बाबू, एक मिनट। सीपी बाबू नहीं मानेंगे, बोलिए सीपी बाबू का क्या सूचना है? देखिए क्या सूचना है आपका? आपने, अरे चुप रहिए ना भैया, बोलिए आप बोलिए। नहीं, आपने क्या बोला अध्यक्ष महोदय? आपका क्या आप बोलना चाहते हैं सूचना में बताइए। अध्यक्ष महोदय,
मैं बोलूंगा तो कृपया इसको अपने एक मिनट आपका बोलने का नाम सूची में नहीं है सीपी बाबू। अरे, आपको सिर्फ हम सूचना के लिए आपको खड़ा किया। आप अपना सूचना दे करके कृपया अपना आसन सम्मान ग्रहण कर। अच्छा नीलकंठ बाबू का समय बचा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आचरण के अनुरूप ही आचरण करूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि मैं कुछ बोलूंगा तो कृपया इसे अपने ऊपर ना लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मैं बार बार जो कर रहा था इसको क्या बोलते हैं अध्यक्ष महोदय? सूचना नहीं बोलते हैं अध्यक्ष महोदय, इसको बोलते हैं व्यवस्था का प्रश्न। बचपन में यदि आपने खेला होगा गेम भी, उसमें भी देखिएगा जब कोई बात होती है तो इसको ऐसे ही व्यवस्था का प्रश्न उठता है। इसको सूचना नहीं कहते अध्यक्ष महोदय। मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, आप तो बड़े नहीं, आपसे ज्ञान लेने में हमको कोई परहेज नहीं है। नहीं, आपके काफी सीनियर है, बड़े विद्वान है, लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई भाषण नहीं है। आप बार बार मुझे याद दिलाना चाहते हैं कि भाषण में नाम नहीं है। मैं भाषण नहीं देना चाहता अध्यक्ष महोदय। आपको उच्च आसन पर पूरा सदन ने बैठाया था अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से बैठाया था अध्यक्ष महोदय। मैं भी चूंकि स्पीकर रहा हूं, लेकिन यदि कोई ऊपर बैठा हुआ स्पीकर कहीं मिस्टेक करेगा तो मैं मुख्य दर्शक बनकर बैठा नहीं रह सकता था। आपने जो ये दिया है, एजेंडा दिया है अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय, श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है अध्यक्ष महोदय। तो आपको कहना चाहिए था अध्यक्ष महोदय कि आप प्रस्ताव पेश करें, माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव पेश करें। माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव पेश करने के बजाय यह कहे बिना कि यह सभा विश्वास मत प्रकट करती है, बोलने के बजाय आटे के साथ विपक्ष पर हमला बोल दिया अध्यक्ष महोदय। एक मिनट सुनिए अध्यक्ष, एक मिनट सुन लीजिए, फिर आपको तो बोलना आप बोलते रहना है, गलत आरोप ना लगाए। आपको बोलते रहना है, क्योंकि आप तो कुतरना भी जानते हैं ना। आप तो सीपी बाबू भाषण से ज्यादा समय ले लिया। भाषण से ज्यादा समय ले लिया, इसीलिए मैंने आप अपना समाप्त करें। अब ज्यादा समय दे दिया आपने, चलिए। इसे व्यवस्था का चलिए, सीपी बाबू ने शिक्षा दिया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। चलिए बोलिए नीलकंठ बाबू। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बैठिए, मंत्री जी बैठिए। चलिए, आपका 3-4 मिनट समय बचा हुआ है, आप कंक्लूड करिए। चलिए, चलिए ठीक है, ठीक। बोलिए 3-4 मिनट बचा है, कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पन्ना बाबू कह रहे थे कि मजबूत सरकार है। झारखंड प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि कितना मजबूत सरकार है। कभी रायपुर, कभी डोमरगढ़ी, कभी गेस्ट हाउस में, कभी बस से। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार दिख रहा है कि कितना मजबूत सरकार। और अध्यक्ष महोदय, हवाई जहाज भी है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, अब 1 महीना के लिए अध्यक्ष महोदय 2 करोड़ 6 लाख रुपया से हवाई जहाज, कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहां जाएंगे। अब अध्यक्ष महोदय,
अब ये सरकार, अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, और इसीलिए जो घूम रहा है ना, तो इसी विषय पे अभी घूम रहा है, और हम लोग के पास वो चीज है नहीं कि स्टार्ट हो। और स्टार्ट क्या हुआ, डूमरगढ़ी डैम में हम लोग सब देखे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस में झारखंड प्रदेश में अध्यक्ष महोदय आप किस तरह का शिक्षा यहाँ के लोगों को या हम माननीय सदस्यों को आप शिक्षा भी रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और हैं भी, और किस तरह का अध्यक्ष महोदय झारखंड प्रदेश में शिक्षा दिवस के दिन में अध्यक्ष महोदय ये संदेश और शिक्षा देने का काम कर रहे हैं कि बिना अविश्वास प्रस्ताव के आप विश्वास मत लेके आ रहे। ये शिक्षा किस तरह का अध्यक्ष महोदय कि आने वाले दिन में जो हमारा ये लोकतंत्र जो ध्वस्त हो रहा है, उस लोकतंत्र को अध्यक्ष महोदय हम बचाने का काम कर रहे हैं क्या आज के दिन। और आज अध्यक्ष महोदय ये लोकतंत्र को जो ध्वस्त करने का, और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे कि लोकतंत्र को ये ध्वस्त कर रहे, अध्यक्ष महोदय किसके द्वारा लोकतंत्र को ध्वस्त किया जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय ये विपक्ष के जो हमारे जो विपक्ष में लोग हैं, इनके द्वारा अध्यक्ष महोदय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, और लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस तरह का आज यहाँ पर विश्वास मत लाने का काम किया अध्यक्ष महोदय। चलिए, इसलिए अध्यक्ष महोदय हो गया। हम सुदीप कुमार स्वामी जी, हो गया, अब तो बहुत समय हो गया, अब सुदीप को बोले। मान्यवर, बोले, चलिए। मैं सबसे पहले आसन सदन नेता और हमारे सचेतक के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने इस मौके पर मुझको बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष महोदय, विश्वास प्रस्ताव के विश्वास पर सवाल खड़ा करने वाले लोग, जिनको जनता के जनादेश पर भरोसा नहीं है, जनता के जनादेश का अपमान करने वाले लोग, मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक में लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार को गिराने वाले लोग, आज प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में बैठकर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो शर्म भी शायद शर्मसार हो जाती होगी। यही वो लोग हैं मान्यवर जो बहेलिया बनकर घूम रहे हैं, इनके ही लोग हैं मान्यवर जो जनतंत्र का हरण करने की बात कर रहे हैं। आज ये बोलते हैं विश्वास क्यों? अरे 2019 में झारखंड की जनता ने ये नारा दिया था, हेमंत है तो हिम्मत है। आज मैं ये कहता हूं कि सदन नारा देता है कि हेमंत है तो विश्वास है। हेमंत है तो हमें इस बात का विश्वास है कि झारखंडियों के सवाल हल होंगे। हेमंत है तो हमें विश्वास है कि झारखंड में सुनीता खाखरा जैसे बच्चियों के ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलने वाले लोगों को भी मजबूरी में बोलना पड़ेगा। हमें यह महसूस है, हमें यह विश्वास है कि झारखंड की किसी बेटी का घर टूटेगा तो हेमंत सोरेन मरहम लगाएगा। हमें यह विश्वास है कि आप तमाम लोग आज अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तमाम लोग पर्दे के पीछे से घुसकर छुपकर चुनी हुई सरकारों को अवगत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह कहता हूं कि झारखंड की जनता ने जो विश्वास दिया है वो 2019 से 2024 तक के लिए दिया है। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि झारखंड की जनता भी आपके इन कुकृत्यों को बड़ी गंभीरता से और गौर से देख रही है। वो भी इस बात को देख रही है कि आप झारखंडी हितों की रक्षा करने वाली सरकार को काम करने से कैसे रोकना चाहते हैं। आपको एक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं पच रहा है, आपको इस राज्य के बहुसंख्यक आदिवासियों का मुख्यमंत्री नहीं बच रहा है। आपकी स्थिति यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि सूबे में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी और मूलवासी के सवाल को हल करेगा। मैं आपको यह बताना चाहे, मंत्री जी बढ़िए ना, मंत्री बढ़िए, मैं आपको यह बताना चाहता हूं जिन सवालों को लेकर हम लोग आए थे उन सवालों का जवाब देकर जाएंगे और वो जवाब देकर जाएंगे।
अरे बैठ जाइए भानु बाबू, आपका हिम्मत कौन? आप बोलिए माननीय सदस्य सोनू जी, अपना बात बोलिए। माननीय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इनकी जो परोक्ष गतिविधियां हैं झारखंड की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने की, झारखंड की जनता के होने वाले कामों को रोकने की और देश का एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री को अपदस्थ करने की वो झारखंड की तमाम जनता देख रही है। मान्यवर, मैं तो इस बात के लिए बड़ा गौरवान्वित हूं कि आज प्रदेश के गठन के 22 वर्षों के बाद मान्यवर यह सभा उन बुनियादी सवालों को हल करने की मंशा रखता है जिन बुनियादी सवालों के बूते ये झारखंड अलग राज्य हुआ। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, इनका तो इतिहास ही नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में बाहरियों की हमारे जीवन शैली में हस्तक्षेप के विरुद्ध जो पहला आंदोलन हुआ था वो उलगुलान था। और उलगुलान के उस आंदोलन ने यह बता दिया था कि झारखंडी अपनी जीवन शैली में बाहरियों का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिन उलगुलान के दौर में सत्ता के तलवे चाटने वाले जो लोग थे मान्यवर अंग्रेजों के, वही आज भेष बदल के बैठे हैं मान्यवर उधर। अंग्रेजों का तलवा चाटा, उलगुलान और झारखंडियों के ऊपर दमन चलवाया, अंग्रेज के मुखबिर बने और अंग्रेज के मुखबिर बनकर आंदोलनों को कुचला। मान्यवर, ये वही लोग आज चेहरा बदल कर यहाँ बैठे हैं कि मूलवासी की सरकार न बन पाए। मान्यवर, सुनिए, आप लोगों का सुना, आप उन लोगों का भी सुनिए। आपका बात, सारा बात आपका सुना, आप उनका भी बात सुनिए। मान्यवर, हजारों लाखों झारखंडियों ने खून बहाया मान्यवर, तब जाकर उन दमनकारी अंग्रेजों को यह समझ में आया कि झारखंड के स्वरूप को अगर बचा के रखना है, बना के रखना है, तो सीएनटी, एसपीटी और विल्किंसन रूल देकर हमारे अधिकारों को संरक्षित किया गया। मान्यवर, सीएनटी, एसपीटी और विल्किंसन रूल देने वाले वो दमनकारी अंग्रेज थे मान्यवर। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो मान्यवर नियति ने मानो यह लिख दिया था कि 53 साल हमें और गुलामी खटनी होगी। आजादी से पहले हम अंग्रेजों के चारागाह थे मान्यवर, और आजादी के बाद यही बाहरियों के पोषक का चारागाह बने रहे सर 21 वर्ष। आज यही बात मैं आपसे कहने के लिए आया हूं मान्यवर कि सीएनटी, एसपीटी के एक्ट के बावजूद झारखंडियों की जमीनें लूटी गईं, फर्जी कागजात बनाकर कल कारखानों में इन लोगों ने नौकरियां दिलवाई। आज डेमोग्राफी चेंज से बचाने के लिए अंग्रेजों ने सीएनटी, एसपीटी दिया था, और इन लोगों ने 53 और ये 21 वर्षों में झारखंड की डेमोग्राफी बदल के रख दी। मान्यवर, धनबाद चले जाए हम, खोरछा हाशिए पर चला गया मान्यवर, बोकारो चले जाए हम, छपरा मोड़, सिवान मोड़ कहाता है। रांची जब हम आते हैं मान्यवर, तो रांची की हवाओं में सादरी की जो मिठास थी वो मिठास गायब कर दी इन लोगों ने मान्यवर। और कितना सहेंगे, कितना सहेंगे? ये धर्म की आड़ लेकर झारखंडियों पर शोषण का इनका जो चेहरा है वो कितना सहेगा और झारखंड कितना बर्दाश्त करेगा मान्यवर। मैं तो सिर्फ यही बात कहता हूं कि इन तमाम तकलीफों, तमाम यातनादायक यादों के बाद भी आंदोलन के शुरुआती दिन कहीं न कहीं एक जादुई छुअन और एहसास देते थे मान्यवर। मान्यवर, जो हम ये बड़ी मजबूती के साथ नारा देते थे 90 के दशक में कि झारखंडियों की एक ही पहचान, 1932 का खतियान, उस समय ये सिर नीचा किए रहते थे मान्यवर, इसलिए कि इनको मूलवासी अछूत दिखते हैं, इनको मूलवासियों से कोई मायने नहीं है। तो मान्यवर, सीएनटी के बाद भी जमीनें लूटी गई, कुछ बच पाई। 85 की स्थानीयता बनाने वाले इन लोगों ने खुटकट्टी और खतियानियों के बराबर ला खड़ा कर दिया 85 के लोगों को मान्यवर। अगर 85 की स्थानीयता है तो झारखंड के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी मान्यवर। आज झारखंडी नौजवान
अपनी अस्मिता और झारखंडी प्राइड के लिए चाहता है कि इस प्रदेश की स्थानीयता का कट ऑफ मार्क, स्थानीयता का आधार वर्ष 1932 लागू हो। ये क्या जवाब देंगे 85 की स्थानीयता लागू करने वाले लोग, मिठाई बांटने वाले लोग, 85 की स्थानीयता को बाहर में जाकर स्थापित करने वाले लोग? ये झारखंडियों के हितकर नहीं हो सकते मान्यवर। ये लोग उन लोगों के हितकर हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों के दौर में भी, अंग्रेजों के बाद के दौर में भी, हमारे इतने लंबे संघर्ष के बाद, अलग राज्य के बाद भी 21 साल तक झारखंडियों का शोषण किया है। तो मान्यवर, मैं ज्यादा न कहते हुए आपके माध्यम से सदन नेता से यह आग्रह करना चाहूंगा कि झारखंडियों ने बहुत शोषण और अपमान सहे हैं। आज जमीनों के बाद झारखंडियों की आजीविका और नौकरी भी सवाल के घेरे में है। मैं आपके माध्यम से सदन नेता से यह आग्रह करता हूं कि 1932 को आधार वर्ष बनाते हुए स्थानीयता परिभाषित करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ाए। और मैं ये जानता हूं कि ये इनकी मजबूरी है कि इनको चुप रहना होगा। 32 की आग को छूने की ताकत जो करेगा जल के भस्म हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी, मैं जानता हूं। इसलिए मान्यवर, और अधिक न कहते हुए मैं अपने वक्तव्य को यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय सदस्य श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, आपके पास आवंटित समय है चले मेरा टाइम 7 मिनट, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सदन में मौजूद लोकतंत्र के हितैषी और तानाशाही अनुयायियों को मेरा जोहार। अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड में राजनीतिक संकट पैदा करने वाले लोग असमंजस में हैं कि अब फिर से कौन सा नया पैंतरा लिया जाए ताकि जो यहाँ आपको बहुमत में जो सरकार आपके सामने दिख रही है उसको अस्थिर किया जाए। महामहिम हफ्ते भर से दिल्ली में क्या कर रहे थे इसके बारे में मेरी हैसियत तो नहीं, लेकिन एक बार पूछने का मन होता है कि आज वापसी हो रही है तो आगे क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, केंद्र और राज्य के भाजपा के जो नेता हैं, जो केंद्र और राज्य के भाजपा के नेता हैं, वो राजनीतिक षड्यंत्र करने में व्यस्त थे। और हमारी सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की हितैषी सरकार ने क्या किया? ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का काम किया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारी जो इस राज्य के लोगों की सेवा करते थे, उनके हितों की रक्षा हम लोगों की सरकार ने की। अध्यक्ष महोदय, उनकी मांगों को सुनते हुए, जो उनके दुख दर्द को समझते हुए, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर राजस्थान, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन लागू किया गया। मुझे खुशी है और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने बजट सत्र में मेरे द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का हम लोगों ने अनुरोध किया, जो हम लोगों के मैनिफेस्टो में भी था, उसको लागू किया और आज सड़कों पर उत्साह उल्लास का माहौल है। अध्यक्ष महोदय, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से हम लोगों ने किस तरह से अपने सेवा करने वाली जो कर्मचारी हैं उनके बुढ़ापे को सुरक्षित किया है, बजाय इसके कि भाजपा के जो लोग अपने अलग अलग राज्यों में अपने वृद्ध कर्मचारियों को असहाय बेसहारा छोड़ दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जब मैं सदन में खड़ी हूं तो हम लोगों को दुख है कि इस राज्य में अंकिता जैसी बच्ची को अपना जान गंवाना पड़ा। मैं उसके परिवार से माफी मांगती हूं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूं कि जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, क्या वो सुनीता खाका से मिलने गए? क्या वो काजल जो हमारी चतरा की बेटी थी, उसे एसिड अटैक होने के बाद क्या उस बच्ची को देखने के लिए दिल्ली गए? क्या निशिकांत दुबे जी जो लगातार दिल्ली में रहते हैं, जाकर उस बच्ची का हाल पूछे कि आखिर क्यों इस तरीके से हुआ? हम लोग शर्मिंदा हैं कि अंकिता जैसी प्यारी, मेरी खुद की बेटी उतनी बड़ी है, उसके दर्द को समझने के लिए किसी राजनीति की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, क्या सूचना है आपका? अध्यक्ष महोदय, शायद गायिका जी को नहीं पता है, मैं खुद
रिम्स गए हैं और चतरा के बच्ची से भी तेजाब जिसके ऊपर ठीक है ठीक है ठीक। आप माने या ना माने, मैं कह रहा हूं ना कि उनको देखने गए हैं। खाका को भी मैं देखा हूं और मैंने पूरे आश्वासन दिया है, इसलिए मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये अलग बात है, आप हमें भाजपा के रूप में नहीं नहीं नहीं, हम तो देख ही नहीं रहा है, हम आपको देख ही नहीं रहा है, हम तो आपको अपने रूप में देख रहे हैं। चलिए दीपिका जी। अबूलाल जी बहुत सम्मानित नेता हैं। मुझे लगता है सदन के हर एक सदस्य चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो सब बाबूलाल जी का सम्मान करते हैं। लेकिन शायद अभी भी वो इस बात को मान नहीं पाए हैं कि भाजपा ने उन्हें अभी जगह नहीं दी है। वो भाजपा के सदस्य ने, मैं भाजपा के नेताओं से सवाल कर रही थी कि क्या आप लोग ने जाकर के सुनीता खागा से मिलना जरूरी समझा? क्या सीमा पात्रा को आप लोगों ने कानूनी कार्रवाई का मांग किया? नहीं किया अध्यक्ष महोदय, एनसीआरबी का डेटा, एक मिनट, एनसीआरबी का डेटा पिछले हफ्ते जारी किया गया है। क्या आपको पता है किस राज्य में सबसे ज्यादा महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महोदय, वो हेडलाइन में नहीं आएगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा नाबालिग बच्चियों की हत्या मध्य प्रदेश में होती है। दिल्ली इनके आगा अमित शाह के हवाले है। दिल्ली में 87% क्राइम की बढ़ोतरी हुई है। इनके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये क्या कर रहे हैं? निर्भया हत्या के बलात्कार और हत्या के बाद इनको आंकड़ा जानना चाहिए। उस साल 2011 में 2.28 लाख महिलाओं के प्रति अत्याचार हुए थे। अध्यक्ष महोदय, 10 साल के बाद आज वो आंकड़ा 4.28 लाख महिलाओं के प्रति अत्याचार है। कौन है केंद्र में? 2014 से आप लोग मालिक हैं। क्या हो रहा है निर्भया फंड का? माननीय सदस्य, निर्भया जब फंड महिला का अत्याचार पर बात हो रहा है और एक माननीय महिला सदस्य बोल रही है, तो आप सारे पुरुष सदस्य एकदम काउंटर कर रहे, नहीं न करना चाहिए। चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, निर्भया फंड का आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आज मैं अगर ये बात बोलूं मुख्यमंत्री जी से कि हम राज्य में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, तो उस बात को वो संवेदनशीलता से समझेंगे और वो ऐसे प्रशासनिक सामाजिक कदम उठाएंगे जिससे कि यहाँ की महिलाएं और बच्चियां और सुरक्षित महसूस करें। लेकिन क्या यही सवाल इनमें से कोई या निशिकांत दुबे जाके प्रधानमंत्री से पूछ सकता है कि आखिर देश में इतने क्राइम महिलाओं के प्रति क्यों बढ़े? अध्यक्ष महोदय, महिला सदस्य बोल रहा है। भानु जी, अध्यक्ष महोदय, महिला सदस्य जब बोल रही है तो उनको कॉपरेट करिए। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के मुद्दे को राजनीतिक बनाने की गलती विपक्ष ना करे। जिस दिन महिलाएं एक हो गई तो इनका केंद्र में जो सत्ता है वो ताश के पत्ते की तरह भरभरा के गिर जाएगा। आज महंगाई से महिलाएं परेशान हैं। ये पूछ रहे किलो में कि लीटर में? अरे डॉलर में महंगाई से परेशान है हम लोग, डॉलर में महंगाई से परेशान है। अध्यक्ष महोदय, इस बात के साथ, इस आग्रह के साथ सदन के पक्ष के सदस्यों को भी और विपक्ष के सदस्यों को भी महिलाओं के मुद्दों को राजनीतिक न बनाने की गलती करें, बहुत महंगा पड़ेगा। इस राज्य में महिलाओं को सुरक्षित कैसे करना है, इस पर राजनीतिक नहीं, इस पर प्रशासनिक बहस होनी चाहिए, सामाजिक बहस होनी चाहिए। हर बात में धर्म को घुसाना ये बहुत गलत है। अगर बलात्कारी किसी भी वर्ग से है तो वो बलात्कारी है। आज आपको जिस बच्ची के साथ अत्याचार एक महिला ने किया वो आपको गलती नहीं दिख रही है। जिस बच्ची पर एसिड फेंकने की गलती दूसरे ने की है वो गलती नहीं दिख रही है। आप धर्म खोजते हैं, क्रिमिनल्स का कोई धर्म नहीं। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार करेगा उससे बराबरी से निपटना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है अपनी सरकार पर और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि इस राज्य में महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, अत्याचार से बचाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी गंभीरता से इस बात को सदन के साथ कहती हूँ कि अत्याचार की एक भी घटना जो राज्य में होती है वो बहुत शर्मनाक है।
जितनी संवेदना से मैं इस बात को कह रही हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि सत्ता पक्ष के लोग ऐसे हर मामले के लिए उतने ही गंभीर हैं, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा तब भी नहीं बनाना है। मैंने अंकिता के फोटोज वायरल होते हुए देखे, एक बच्ची जिसकी हत्या हो गई, उसके भी चरित्र हनन से नहीं बचते लोग। उन दोषियों को भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से इस गुहार के साथ कि आपने कोई भी घटना जो महिलाओं के प्रति हुई है उसमें तुरंत कार्रवाई की है, दोषी को सजा दिलाने की और जल्द से जल्द दिलाने के प्रयास किए हैं। अंकिता के मामले में हो चाहे दूसरी बच्ची जो हमारी आदिवासी बच्ची को टांग दिया गया, उस पर भी जो है कार्रवाई जल्द से जल्द हो। साथ ही सीमा पात्रा जैसी महिलाएं और काजल जैसी बेटी पर एसिड डालने वालों पर भी त्वरित कार्रवाई हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, संक्षेप में। अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करते हुए सरकार की ओर से लाए गए प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं और साथ ही ऐसी पार्टियों को भी अध्यक्ष महोदय ऐसी पार्टियों को भी सावधान करना चाहता हूं जिसने एक महीने से इस राज्य में अस्थिरता पैदा की है, अपने करतूतों से लोकतंत्र को कलंकित करने का प्रयास किया है। आज लोकतंत्र शर्मसार है अध्यक्ष महोदय, और इस अस्थिरता के माहौल में अस्थिरता लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री सदन नेता ने जो प्रस्ताव लाया है, मैं फिर से एक बार जोरदार इसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इनकी जल्दीबाजी इसलिए है, इनकी छटपटाहट इसलिए है। इस विधानसभा जब से प्रारंभ हुआ है, जब से यह चुनाव हुए हैं, 4 उपचुनाव हुए अध्यक्ष महोदय। पहला उपचुनाव दुमका बेरमो, दूसरा उपचुनाव आपने देखा मधुपुर अध्यक्ष महोदय, फिर मधुपुर के बाद बोलने दीजिए, बोलने दीजिए अध्यक्ष महोदय, मधुपुर के बाद आपने देखा कि एक मिनट प्रदीप बाबू बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जिस विषय को रणधीर जी ने उठाया, आप स्पष्ट कर दें कि माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं कि सीपीएम की तरफ से बोल रहे हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। आपको अपने स्पष्ट हो जाना चाहिए। जब नाम हम पुकारे हैं, बिरिंची जी जब दीपिका सिंह जी बोल रही थी, उसके बाद प्रदीप जी को बुलाया, तो आपको तो स्पष्ट हो जाना चाहिए ना। चलिए बोलिए प्रदीप जी, बोलिए प्रदीप जी। आप फिर कहाँ जाकर के फंस रहे हैं? माननीय सदस्य, बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यह जो 4 चुनाव हुए, इन 4 चुनावों के परिणामों ने जिस प्रकार से जनता ने इन्हें लथाड़ा, हथेड़ा मारा, ये समझ गए कि अब जनता के बीच हम नहीं है। अब मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, या तो विधायकों को खरीदो या तो विधायकों को तोड़ो। एक ही इनकी छटपटाहट है, और उसी छटपटाहट के नमूने के रूप पर इस राज्य में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। ये मैं कहने के लिए खड़ा हुआ अध्यक्ष महोदय, और इनकी आदत नहीं है, इनकी एक पुरानी आदत है। मैं 2014 की बात आपको बताना चाहता हूं। बाबूलाल मरंडी सामने बैठे हैं, पूछिए इनसे, और आप भी उसके गवाह हैं अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन गवाह है कि 2014 में झारखंड विकास मोर्चा के 8 विधायक जीत करके आए थे। और मेरे पास अध्यक्ष महोदय, मेरे पास बाबूलाल मरंडी के पत्र है, बाबूलाल मरंडी के पत्र है अध्यक्ष महोदय। ये पत्र है मेरे पास अध्यक्ष महोदय, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 8 में से 6 विधायकों को खरीदा। और ये मैं आरोप नहीं दे रहा हूं, जो आरोप इनके नेताजी से मानते उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने ये आरोप लगाया रणधीर जी किस तरह से रणधीर सिंह को खरीदा,
किस तरह से अन्य विधायकों को खरीदा, ये प्रमाण है। और ये मेरे पास प्रमाण है अध्यक्ष महोदय। आप आसन पर चलिए, आसन पर चलिए, आसन पर चलिए। खाली बोलते हैं, सुनने की क्षमता नहीं रखता है। चलिए आसन पर चलिए, चलिए आसन पर चलिए। माननीय विधायक आसन पर चलिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। इनकी आदत रही है और अखबारों के कतरन भी है 2015 के अध्यक्ष महोदय। उन अखबारों के कतरनों में खुद बाबूलाल जी इनके नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। ये बयान बाबूलाल मरंडी के अध्यक्ष महोदय, ये मेरे बयान नहीं है। जिसकी ये बात करते हैं, चलिए इनकी पुरानी आदत है विधायकों को खरीदना, विधायकों को तोड़ करना, सत्ता को अपने हाथ में लेना। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, पूरे देश के लोकतंत्र की हत्यारे हैं लोग। आप याद कीजिए, आप याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैं बात को आगे बढ़ाऊं कि 2019 में 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से चली गई। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इनके आंख में फूटी कोड़ी नहीं लगी, सुहाने लगा। और मध्य प्रदेश की बहुमत की सरकार किस प्रकार से इन्होंने गिराई, पूरी दुनिया इसका गवाह अध्यक्ष महोदय। इसके बाद कर्नाटक की सरकार आपने देखा, कुमारस्वामी की सरकार अध्यक्ष महोदय, बहुमत की सरकार के विधायकों को किस तरह से खरीद फरोख्त के गिराया, ये इनके उदाहरण सामने अध्यक्ष महोदय। अरुणाचल में कभी 2 अंकों में नहीं गए, 60 सीटों की विधानसभा अरुणाचल प्रदेश, 60 सीटों की विधानसभा है, कभी 2 अंकों में नहीं गए, लेकिन 3 बार विधायकों को खरीद फरोख्त करके ये भारतीय जनता पार्टी का वहां सरकार बना डाले। इसके प्रमाण है अध्यक्ष महोदय, एक नहीं अनेकों उदाहरण पड़े हैं। और अभी ताजा उदाहरण आपने महाराष्ट्र में देखा, किस प्रकार से एकनाथ शिंदे को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया और इनके जो मुख्यमंत्री थे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। ये सत्ता के कितने लोभी हैं, ये सत्ता के कितने लालची हैं, ये इसका प्रमाण है अध्यक्ष महोदय। और उसी उदाहरण को वो झारखंड में लागू करना चाहता है, उसी उदाहरण को ये झारखंड में लागू करना चाहता है। झारखंड में हेमंत जी के सामने इनकी एक न चली, इनकी चोरी पकड़ी गई है अध्यक्ष महोदय, चोरी पकड़ी गई है। चोर मचाए शोर, आज चोर शोर मचा रहे अध्यक्ष महोदय, और कुछ नहीं है। हो गया माननीय प्रदीप जी, हो गया अध्यक्ष महोदय। हम बैठते हैं, चलिए अध्यक्ष महोदय अब कंक्लूड करिए, अब आप समाप्त करिए, समाप्त करिए। चलिए हम उधर उलझ गए तो आप लोगों के बात पर भाई प्रदीप जी चलिए। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा अध्यक्ष महोदय। ये झारखंड की सरकार जो विकास की लंबी रेखा खींचने जा रही है, जो विकास के कई नए आयाम पेश किए हैं सामने, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासी के लिए, दलितों के लिए, झारखंडियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। माननीय सदस्य विनोद कुमार सिंह बैठिए। ठीक, विनोद कुमार सिंह जी हो गया बैठिए। विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, आज मानसून सत्र का विस्तारित सत्र में सरकार ने विश्वास मत रखा है और वाकई पिछले 15 दिनों से राज्य के जो हालात हैं, पूरे देश की जनता इसे देख रही है। और अभी अभी जब हमने आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई और ये स्थितियां बता रही है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा किस कदर गिरी है। पिछले 15 दिनों से राज्य की जनता एक चुनी हुई सरकार असमंजस में है। तमाम विभिन्न अखबारों में छप रहे हैं कि राजभवन के सूत्रों ने ये कहा, निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने ये कहा, ये सदस्यता जा रही है, गिर रही है। और आप ये देख सकते हैं कि जिस लोकतंत्र में, जिस चुनी हुई सरकार में एक प्रक्रिया में एक संवाद होना चाहिए, अगर कोई मसले हैं, कोई बात है तो वो बात बतानी चाहिए। जो भी चीजें हैं उसको राज्य की जनता के सामने, अंततः राज्य की जनता कोई सरकार चुनती है, राज्य की जनता अपने ही है और वो कोई स्पष्टता नहीं। और इससे ये बिल्कुल बात सही हो रही जिस बात की प्रदीप जी कह रहे थे कि भाई इससे खरीद
फरोख्त सरकारें जो जनता ने चुन को भेजी है उसको तोड़ मरोड़ करने की ये जरिया बन रहा है और ये इसके पर्याप्त आधार हैं। आज इस झारखंड में 22 साल हो गए, इसका पुराना इतिहास देखें तो सबसे ज्यादा झारखंड के स्थापना काल से ही यहाँ सरकारें इस खरीद फरोख्त से बनती गिरती रही हैं और इसकी शुरुआत किसने की है, सत्ता में कितने लोग ज्यादा समय तक भारतीय जनता पार्टी रही है। बाबूलाल मरांडी जी खुद मुक्त भोगी रहे हैं, प्रदीप जी उसके साक्षी रहे हैं, काफी विस्तार से इन्होंने बताया। लेकिन विडंबना अभी ये देख रहे हैं कि इस लोकतंत्र में गरिमा के पहले तो कही जाती थी कि सरकार है, मजबूत है, सरकार के डर से कमजोर लोग जो हैं, जो सदस्य हैं, जो लोग आवाज उठाते हैं वो लोग भागते फिरते हैं। लेकिन हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग इस हद तक हो रहा है कि ये चुनी हुई सरकार को जो है वो भागना पड़ रहा है, राज्य से बाहर जाना पड़ रहा है। चलिए विनोद जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये गंभीर बात है क्योंकि ये केंद्र की सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है और वो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक ये उदाहरण। उसके बावजूद मैं इस सरकार से जो कहूंगा कि अंततः राज्य की जनता चुनती है, ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। अगर ये चीजें है लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इस राज्य की जनता ने आपको वोट दिया है, इसलिए इस लोकतंत्र पे जो हमला कर रहे हैं तमाम विधायक, तमाम दल जो दलों से चुने जाते हैं कि आप यहाँ रहे और यहाँ के सड़कों पे ही लड़ करके जो है ये जो लोकतंत्र को हनन करने वाली, ये जो जनता के चुने हुए अधिकार से जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं उनको खरीद फरोख्त करने की प्रक्रिया है, उसका मुकाबला करें। विनोद जी, अध्यक्ष महोदय, विनोद जी हो गया, बस एक मिनट अध्यक्ष महोदय, मैं हो ही गया। माननीय जो सदस्य प्रस्ताव रखे हैं मुख्यमंत्री जी और सत्ता पक्ष ने कहा कि बिल्कुल इस राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार से जो है वो विदा किया, भारतीय जनता पार्टी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका दिया, तो राज्य की जनता को विश्वास है और ये विश्वास मुद्दों में था। सरकार उस दिशा में कुछ कदम भी बढ़ाई, चाहे ग्रीन कार्ड का मामला हो, यूनिवर्सल पेंशन का मामला हो, ओल्ड पेंशन का मामला हो, चाहे नेतरहाट फायरिंग फील्ड डिजिटल सर्वे का मामला हो, ये सारी उम्मीदें, सारी चीजें जो है ये करते हुए चीजें अध्यक्ष महोदय जो है वो करते हुए सारी चीजें की है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर राज्य की जनता ने चुना है तो उन मुद्दों को लेकर के आगे आप बढ़िए, आप उस जनता पे भरोसा करके रखे रहिए अध्यक्ष महोदय, ये जरूरी है। माननीय सदस्य ने कहा कि भाई हम 32 से खतियान ये सारी चीजों को है, लेकिन आपके 2.5 साल ये सरकार के बीत गए, लेकिन आपने जो नियोजन नीति बनाई उससे कहीं ना कहीं इस राज्य के युवा फिर से एक छलावा महसूस करते रहे कि इस राज्य के ही लोग जो कम से कम जो लोग इंटर जो यहाँ से बाहर नहीं किए शिक्षा के अभाव में, आज वही लोग जो है दरकिनार खड़ा करके खड़े हुए हैं। इसलिए मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस राज्य की जनता पर जो आपको भरोसा दिया, आपको 3 उपचुनावों में लोगों ने मौका दिया अध्यक्ष विनोद अब हो गया। माननीय सदस्य कमलेश सिंह जी, माननीय सदस्य कमलेश सिंह जी, ये जो सवाल रहे हैं अध्यक्ष महोदय के मान्यता का सवाल हो, चाहे शिक्षक नियुक्ति हो, पंचायत सचिव का नियुक्ति हो, और शिक्षक दिवस पर अध्यक्ष महोदय 12 शिक्षकों के पास उनकी नियुक्ति हो, पोषण सचिव, कृषि, रसोईया। कमलेश जी अध्यक्ष महोदय अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि अभी महिला के अधिकार के महिलाओं का के लेकर के तुरंत पे सवाल हो रहा है, लेकिन जो लोग बलात्कारियों को माला पहनाते हैं, जो लोग बलात्कारियों के पक्ष में जो है वो जुलूस निकालते हैं, जो लोग उनसे कम से कम महिलाओं के अधिकार की बात तो उम्मीद है। लेकिन ये राज्य सरकार राज्य के तमाम महिला उत्पीड़न के मामलों पे गंभीर हो, महिला आयोग समेत तमाम जेपीएससी चेयरमैन के तमाम जो पद है उसकी नियुक्तियां करे और उसकी गारंटी करे, तमाम इस मसलों पर संजीदा बढ़ते और इसीलिए कमलेश जी, माननीय सदस्य कमलेश जी, ठीक अध्यक्ष महोदय, जनता के साथ जो है वो आगे बढ़े। अध्यक्ष महोदय, बोल लीजिए। यहाँ आपके माध्यम से एक जिज्ञासा है अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी से कि उनके ऊपर महिला उत्पीड़न का केस चल रहा था। चलिए हो गया, क्या स्थिति है? चलिए कमलेश जी। अध्यक्ष महोदय,
झारखंड के बने 22 वर्ष पूर्ण होने के चंद महीने बाकी है। इसके बावजूद झारखंड प्रदेश का क्या अपेक्षित विकास हुआ है, सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, हम सभी सदन के सदस्यगण अपने अपने विधान सरकार का उत्तर होना है। जनता जनार्दन से आशीर्वाद प्राप्त उनकी चरमुखी विकास के सपना संजोए हुए हैं। आपका चिट्ठी नहीं आया सुरेश जी? चाहे नहीं आया, चाहे वह माननीय सरकार के पक्ष में हो अथवा विपक्ष में, लेकिन सभी माननीय सदस्यों की हार्दिक इच्छा होती है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाए। लेकिन यह भली भांति हम जानते हैं कि यह सीमित संसाधनों में संभव नहीं है। लेकिन सदस्यों की पीड़ा तब ज्यादा हो जाती है जब सरकार के मंत्री परिषद के सदस्यों के क्षेत्र में आम सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र की तुलना में कई गुना ज्यादा विकास योजनाओं को क्रियान्वयन कराया जाता है। ऐसे ही क्षेत्रीय असंतुलन से असंतोष भाव पैदा होता है। अध्यक्ष महोदय, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि कृपया इस पर ध्यान दिया जाएगा कि सभी सदस्य आते हैं एक उम्मीद के साथ, और एक मंत्रीगण के क्षेत्र में बहुत ज्यादा, एक विधायक के क्षेत्र में बहुत मामूली काम होता है। इससे क्षेत्र की समस्या जटिल हो जाती है। चलिए कमलेश जी, हो गया। अध्यक्ष महोदय, अब अंतिम के रूप में झारखंड सरकार राज्य की जनता के पक्ष में भी हो गया। कमलेश जी, अमित जी, माननीय सदस्य अमित जी, हो आपके बदले सरजू बाबू बोलेंगे। ठीक, हम यही चाहेंगे। तो कागज पहले न भेजना चाहिए, कांग्रेस पार्टी माननीय तो उसमें वरीयता का क्रम छूटता है। किया है, तो हम लोग एक मांग भी किए थे कि हुसैनाबाद को जिला बनाया जाए। दो चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को उपलब्ध कराए हैं। तो हमारी भी इच्छा होती है कि हमारे क्षेत्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया ध्यान दीजिए और हुसैनाबाद को जिला बनाने की ओर अपना सोच को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए माननीय सरजू बाबू, सुरेश जी बोलेंगे। आपका कागज नहीं आया है। बताइए क्या व्यवस्था? व्यवस्था ये है कि आप माननीय सदस्य के किसी को समय दूसरे को आप नहीं दे सकते। अगर निर्दलीय हो तो निर्दलीय के पास रहेगा। ये कोई आप व्यवस्था दे नहीं सकते कि हम अपना समय किसी और को दे दें, ये कर नहीं सकते। और इस तरह से करते हैं तो ये विधान के विरोध है। ये मेरी व्यवस्था है। नहीं, तो आपको कहां से ये शंका आया? आपको शंका कहां से आया? मैंने तो किसी का समय नहीं दिया। नहीं, लोग आग्रह किया, लेकिन हमने दिया नहीं। आपने देखा कि अमित जी ने कहा कि हम राय साहब को अपना समय दें। ठीक है, लेकिन मैंने दिया नहीं। दिया नहीं। आप लोगों की जिस तरह से काउंट करते हैं समय को, आपने मुझे बोलने से रोका, इसलिए मेरी व्यवस्था है। ठीक है, चलिए आप चलिए। सरजू बाबू अपने समय की 1 मिनट। सरजू बाबू, सुरेश जी बोलिए। सुरेश जी 2 मिनट समय आपका। सुरेश जी बोलिए। अध्यक्ष जी, ये थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, इसको थोड़ा आग्रह है आपसे, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो समय निर्धारण जिस रूप से आपने किया है उसी रूप से। सुरेश जी कागज ही आपका पीछे आया है, मेरे आसन का कोई दोष नहीं है इसमें। समय निर्धारण नहीं, मेरा तो लिस्ट में आपका नाम है, लेकिन आपका पुर्जा मेरे तक नहीं पहुंचा। सोचिए कि आप नहीं बोलने का इच्छा व्यक्त किया है, इसीलिए हम चुप थे। बोलिए। आपको धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आज पूरे केवल सदन नहीं, पूरा राज्य आज के इस स्पेशल दिन के लिए और इस सत्र के लिए देख रहा है कि आज स्पेशल सत्र किस लाया गया है। क्योंकि हम लोग को जो भेजा गया है आपके माध्यम से, ये पूर्व का निर्धारित सत्र का ही एक दिन जो शेष था उसको निकाल के उस दिन में मुख्यमंत्री जी ने या सरकार ने ये चाहा होगा कि वो विश्वास मत हासिल करे। मैं आदरणीय सदन नेता से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि ये विश्वास मत प्राप्त करना, ये अचानक इस तरह का आना, ये कोई प्रक्रिया के तहत है नहीं। विपक्ष ने, हम लोग ने, विपक्ष के अन्य पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोगों ने कभी भी ये उनसे मांगा ही नहीं, या कोई ऐसी प्रक्रिया या घटना नहीं हो गई जहां उनको आकर सदन में विश्वास प्राप्त करना था। मुझे जो लग रहा है कि ये विश्वास
अपने लोगों का विश्वास के लिए कर रहे हैं। सदन में उनका विश्वास, उनके दल के लोगों का, कांग्रेस के लोगों का या अन्य सहयोगी का विश्वास प्राप्त करने के लिए आज का दिन निर्धारित किया है। ये विश्वास उनका अपने सदस्यों पर रहा कि नहीं, गिनती तो निश्चित रूप से बताती है कि उनके पक्ष में ये है, लेकिन उनका चेहरा में ये नहीं झलकता है। ये चेहरा में ये आत्मविश्वास नहीं है। मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, शायद आकलन ऐसा कर सकते हैं। नहीं, मैं उस आत्मविश्वास को भी देखा, इसलिए कह रहा हूं बन्ना भाई, मैं उस आत्मविश्वास को दिखा था जब सदन में आप जीत के आए थे, सरकार बनी थी। वो आत्मविश्वास से आज देखो, वो आत्मविश्वास किसी के चेहरे में नहीं है। जो दिख रहा है, गिनती आपके पक्ष में है, लेकिन आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। मैं एकदम, मेरा आत्मविश्वास आज इसलिए दिख रहा है। सुरेश जी, आप अपना बात तो करो। सुदीप भाई, मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया जब आप बोलने उठे थे, क्योंकि देश में सबसे बड़ा, इस राज्य में सबसे बड़ी चर्चा और लगातार 2.5 साल से जो बड़ा विषय है, यहाँ की जनता ये चाहती थी और चाहती है कि स्थानीयता का निर्धारण हो। आज मैं बता रहा हूं, बोलिए मान्य सदस्य, बोलिए मान्य सदस्य अपने बातों को रखिए, बातों को आप लोग बैठिए। मैं सुदीप जी के साथ ही चलना चाहते हैं। बिल्कुल, चलिए, वो आप स्वतंत्र हैं, किधर चल सकते हैं। चलिए, ये जो विषय आ रहे हैं उसका इशारा जो है, विश्वास अपनी जगह, मैंने कहा विश्वास के भीतर अविश्वास है, अभी भी बना हुआ है, क्योंकि अपने राज्य से कोई बाहर विश्वास जताने नहीं जाता है। जब अपनी सरकार हो, जब अपनी सरकार हो तो ऐसा होता नहीं। कोई भी प्रावधान आज अगर अच्छा होता कि राज्य के ज्वलंत विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर पर अगर स्पेशल चर्चा हो जाता, क्योंकि 1 साल का रिकॉर्ड पूरे देश में सबसे खराब लॉ एंड ऑर्डर का हमारे राज्य में है। स्पेशल अगर आज बात हो जाती कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जातीय जनगणना, आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषय जिसको मांग हम लोग लगातार कार्य मंत्रालय में या राजनीतिक पटल पर कहते आए हैं, ये सारे एजेंडे पर अगर प्रस्ताव लेके आते तो अच्छा लगता है। चलिए सुरेश जी, चलिए अब आप कंक्लूड करिए। आज ये सदन ने, मैं इसलिए पूछा कहाँ चल, नहीं, कंक्लूड करिए। आपको हम यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कंक्लूड करिए। चलिए, क्योंकि आज माननीय सदस्य लोग प्रमुख दरवाजे से नहीं आए हैं, आज मुख्यमंत्री के दरवाजे से आए हैं। अभी बैक डोर से आया गया यहाँ भी। तो ये जितनी भी परिस्थितियां हैं, एक जवाबदेह दल, एक जवाबदेह बहुमत को उसका सम्मान रिटर्न होना चाहिए। और कोई भी चीज आप जिसको तोड़ेंगे, कोई भी सिस्टम को आप तोड़ेंगे जिसको भुगतना पड़ेगा। आप कोई भी चीज राज्य के लिए, राज्य के हित के लिए या कमिटमेंट को पूरा करना चाहते हैं तो प्रॉपर वे में आइए, हड़बड़ी नहीं दिखाना है। हड़बड़ी कहीं ना कहीं दिख रही है गवर्नमेंट की, मैंने पहले भी कहा, उनके चेहरे में झलक रही है। आज ये सुनिश्चित करे सरकार कि जिन एजेंडों पर मैंने चर्चा किया और राज्य के मूल एजेंडे हैं, जिस अंकिता की चर्चा हो रही है, जिस दुमका की दूसरी लड़की की चर्चा हो रही है, ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सरकार प्रकाश डाले और जवाब दे ले, ये हम आपसे आग्रह करते हैं आपके माध्यम से। चलिए, चारों विषय पर सरकार विधिवत रूप से मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेते हुए सदन में आए। ठीक, माननीय सदस्य सरजू राय जी, सरकार का उत्तर होना है। सरजू बाबू, आप काफी बुजुर्ग आदमी हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं, सदन में उनको कोई भी प्रस्ताव लाने का अधिकार है और उस प्रस्ताव को अगर सभा अध्यक्ष उचित मानते हैं
भले उचित हो ना हो, उचित मानते हैं तो सदन उसको विचार कर रहा है। महोदय, जब ये सरकार बनी थी तो मेरे सहित कई लोगों ने सरकार में विश्वास व्यक्त किया था, भरोसा दिया था। इस बीच सदन के कई सत्र हुए, हम लोगों ने प्रश्न किया, ध्यानाकर्षण किया, प्रश्नों के उत्तर आए, उसमें से अधिकांश उत्तर सही नहीं थे। मैंने सभाध्यक्ष को लिखा, उसको समिति के हवाले किया गया, समिति ने निर्देश दिया, सरकार ने खुद भी कई बार स्वीकार किया, लिखित निर्देश विभागों ने दिया महोदय, मगर जितने प्रश्न मेरे थे इस तरह के, एक पर भी सरकार के विभाग ने या सरकार के अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया। ऐसी स्थिति है इस सरकार की कि सरकार के अधिकारी सदन को अपने झूठे उत्तरों के का कूड़ादान मान लिए कि सदन में कुछ भी कर सकते हैं, सरकार कोई निर्देश देती है, जिले में लागू नहीं होता है। ये स्थिति महोदय, ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास का प्रस्ताव रखा है। इस पर प्रश्न उठे हैं विपक्ष की तरफ से भी, सुदेश जी ने और कई लोगों ने सवाल उठाया है कि क्यों रखा आपने प्रश्न। तो ये सवाल मेरे मन में भी है कि सदन में विश्वास का मत रखा गया, उसके पहले विधायक सत्ता दल के रायपुर गए, वहां रहे, वहां से सर्किट हाउस आए, आज यहाँ आए हैं विश्वास व्यक्त करने। अब जब सदन की कार्यवाही समाप्त होगी तो ये फिर सर्किट हाउस जाएंगे, रायपुर जाएंगे, कहां जाएंगे, अपने घर जाएंगे, पता नहीं है महोदय। सदन के सामने आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप एक भ्रष्ट मंत्री हैं, आप एक भ्रष्ट मंत्री हैं, भ्रष्टाचार करने वाले आप हैं, भ्रष्ट मंत्री हैं आप, भ्रष्ट मंत्री हैं। मैं सदन में कहता हूं, अनियमितता करते हैं, किसी नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, जो मन में आता है मनमानी करता है, मुख्यमंत्री बर्दाश्त करते हैं। जब ऐसे मुख्यमंत्री बर्दाश्त करेंगे और सदन में विश्वास का प्रस्ताव लाएंगे, सदन में विश्वास का प्रस्ताव लाएंगे, ये बीच में खड़ा होने की हिम्मत करेंगे, ऐसे मंत्री इस मंत्रिमंडल। चलिए चलिए सर बाबू अपना बातों पर मंत्री परिषद आप कहे आदेश पर आ जाते हैं, कैसे व्यक्त आता है? काफी वरिष्ठ आदमी है, केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही है, कई व्यक्ति के नाम आए हैं। एक भी सरकार की तरफ से आता कि ऐसे लोगों से सरजू बाबू का आवेश ठीक नहीं है, सही बोल रहे हैं व्यक्त करते महोदय। चलिए, तो जब ये स्थिति है महोदय कि जिन लोगों ने विश्वास व्यक्त किया सरकार के पक्ष में 3.25 साल पहले, और आज वे जो प्रश्न उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, मंत्रियों के भ्रष्ट आचरण के बारे में प्रमाण दे रहे हैं, उन प्रमाणों पर के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है महोदय, और फिर सरकार चाहेगी कि हम विश्वास व्यक्त करें। महोदय मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार हम लोगों के सवालों पर कार्रवाई करे। ठीक ठीक ठीक। और दूसरा महोदय की सरकार को तो अपार बहुमत है, अपार बहुमत है, कहां संकट है इनकी सरकार गिरने का? कोई चाहे तभी नहीं गिरा सकता है। और मैं तो सबको कहता हूं कि जो चुनी हुई सरकारें हैं लोकतांत्रिक माध्यम से, उनको गिराने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। ये सरकार बहुमत में है, सरकार ये काम करे। ठीक, अब ये काम करना चाहिए, इसलिए सही मामले में सरकार को लगता है कि जैसे 3 विधायक बंगाल में चले गए, आज बंगाल में है, सदन में नहीं आ पाए, ये सवाल कहीं से उठा नहीं कि हमारे सदन के 3 साथी विधायक बंगाल में रोक लिए गए हैं, उन्होंने कुछ किया, उसके प्रति विश्वास पैदा हुआ, उसके कारण विश्वास पैदा हुआ, लगता है कि 3 के बदले 13 हो सकते हैं, विश्वास पैदा हो गया। तो महोदय इसीलिए जिस तरह से फलों को सुरक्षित रखा जाता है, डिब्बाबंद किया जाता है, उसी तरह से बस बंद करके जहाज से विधायक आ रहे हैं। चलिए अब सरकार का उत्तर सरजू बाबू हो गया। सरजू बाबू अब सरकार का उत्तर। माननीय मंत्री जी आप ट्रेजरी बेंच के आदमी है बेटिया। सरजू बाबू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार का उत्तर। माननीय मुख्यमंत्री जी अब छोड़ दीजिए फिर जी बहुत बोलिए, सब तो नीलकंठ बाबू बोले, सीपी बाबू बोले, अमर जी बोले, भानु जी बोले, सब तो बोलिए भी सब आदमी बोले। सरकार का उत्तर पढ़िए। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी इधर से अगर बोलवाएंगे तो उधर से भी आएगा, दिक्कत है, समय भी आप देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हाँ आपका उत्तर सुनने के इधर से।
अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथियों से करबद्ध प्रार्थना है, आग्रह है, निवेदन है कि बहस के दौरान नोकझोंक होती रहती है और सब एक दूसरे की बात सुनते भी हैं। जिनको जरूरत पड़ता है हेडफोन लगा करके सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। मेरा आप लोगों से ये आग्रह होगा कि आज जो प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव को आप लोग कृपया पूरा सुने और मैदान छोड़कर भागने का प्रयास न करें। इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता में आप लोग भी शामिल हैं, हम लोग भी शामिल हैं। और जब हम राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप लोग को भी संतुष्ट करने का हमारा प्रयास होगा। हालांकि आप लोगों की चाहत और आप लोगों की इच्छा इतनी है देखिए, आप तो सबसे वरिष्ठ नेतागणों में काउंट होते हैं इस सदन में, लेकिन शुरू में जैसे आपने सदन पर सवाल खड़ा किया, मैंने भी उसमें आपको टोका था और ये बिल्कुल निराधार है जो आपने आसन पर सवाल किया। अगर आपको ज्यादा उस पे शक है तो आप प्रोसीडिंग को भी उठा के आप देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज विश्वास मत को लेकर यहां आज सत्र आहूत हुआ है। कई लोग हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि सरकार को बहुमत है तो विश्वास मत की क्या आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, वो इसलिए है अध्यक्ष महोदय, और ये सत्र और ये सरकार ये साबित करना चाहती है और ये देश को, राज्य की जनता को ये बताना चाहती है कि वर्तमान हमारी यूपीए की सरकार 2019 के बाद से लेकर आज तक कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का भी मुंहतोड़ हम लोगों ने जवाब दिया। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को जिस तरीके से इस सरकार ने संभाला है और ये सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ, यूपीए गठबंधन को यह प्राप्त हुआ कि ये महामारी हमारे सरकार के दौरान आई। अगर इनके दौरान आती तो पता नहीं यहाँ के गरीब, आदिवासी, दलित पिछड़ों का क्या होता, अध्यक्ष महोदय, यहाँ के मजदूरों का क्या होता, ये कहना बड़ा मुश्किल हो। क्योंकि इनके ज्वाला कमान है, वो तो भाषणों में बोलते हैं कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज तो छोड़िए, सड़कों पर भी चलने लायक नहीं रखा उसको। भीख मांगने की स्थिति ले आई देश के अंदर। और स्थिति ये है अध्यक्ष महोदय, हम जब आज देश के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं और पूरे देश में जिस तरीके से झंडा लगाने का एक
एजेंडा फिट करने लगा, किया गया। जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने झंडा बेचने का काम किया है, ये भी पूरे देश को पता चला। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा। अध्यक्ष महोदय, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय, देश को बेचने के साथ साथ इन लोगों ने झंडा भी बेचना प्रारंभ कर दिया। जीवन में कभी तिरंगा झंडा तो इन लोगों ने फहराया नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस देश का लोकतंत्र को बेचने का लगातार 2014 से प्रयासरत है अध्यक्ष महोदय। न खाएंगे न खाने देंगे का नारा लगाने वाले, सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले इनके आला कमान किसी का साथ नहीं देते, किसी को साथ लेकर नहीं चलते। सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों की ये समूह व्यापारियों को मदद करने के लिए, वो भी चंद व्यापारियों को मदद करने के लिए पूरे देश को इन लोगों ने ताक पर रख दिया है अध्यक्ष महोदय। आज गरीबों को पेंशन देने का इनके पास पैसा नहीं है अध्यक्ष महोदय, और ये कहते हैं कि सरकारें रेवड़ियां बांटती है। अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों का कर्ज माफ होता है, 10-10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ होता है, उसको रेवड़ी बांटना कहते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आप विगत 2014 से लेकर आज तक देखें अध्यक्ष महोदय, और इस राज अलग होने के बाद से इन लोगों ने जिस तरीके से सत्ता पक्ष में बैठकर इस राज्य की दुर्गति की है अध्यक्ष महोदय, उसका करारा जवाब इन लोगों को 2019 में इस राज्य की जनता ने दिया अध्यक्ष महोदय। आज उसकी लाठी की दर्द इतनी दर्दनाक रही है अध्यक्ष महोदय कि उसका बर्दाश्त ये आज तक नहीं कर पा रहे हैं। जब राजनीतिक तौर पर ये हमसे नहीं सक रहे हैं, तो अपने संवैधानिक संस्थाओं को देश के गैर भाजपा शासित राज्यों में भेज करके वहां की लोकप्रिय सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनके ये ऐसे समूह के लोग हैं, मुझे आज उस घड़ी को मैं जोड़ रहा हूं जो मैं अभी हाल के दिनों में चीजें सामने आई। ये ऐसे मान्य सदस्य आसन से सुने अनुयायी अध्यक्ष महोदय, सुनिए जिनके मार बोल रहे सुनिए, बुलबुल के पंख में उड़ के जेल से बाहर निकलते थे, और वही ये लोग हैं जो ये यहाँ पर हाथी उड़ाने का काम करते थे अध्यक्ष महोदय। अब बुलबुल के पंख में ये उड़ते हैं, हाथी में उड़ते हैं, सोने के थाली में ये खाना परोसते हैं, और यहाँ के लोग और इनकी सरकार में भाग करके लोग अपनी जान देने के लिए मजबूर होता रहा अध्यक्ष महोदय। और जिस तरीके से आज हम लोगों ने काम किया है अध्यक्ष महोदय, अगर मैं वो गिनाना शुरू करूंगा तो इनकी लिखते लिखते इनकी स्याही खत्म हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज इस सरकार को पत्रकार, मीडिया चैनल, तरह तरह के सोशल मीडिया, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, सब जगह इनको बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज यहाँ के इस राज्य के भी बड़े बड़े पत्रकार, लेखक को मैं बहुत उनकी आज की
उनके एडिटोरियल और उनके जो अखबारें छपते हैं उनको मैं बहुत गंभीरता से देखता हूं कि वो किस तरीके से राज्य की जनता और राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख होता है आज के दिन में भी जो आजादी से पहले जो यहाँ पर मनुवादी की सोच स्थापित रही है वो कहीं ना कहीं आज उसको एक बढ़ावा दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां हम संविधान की कसम खाते हैं, जहां लोकतंत्र की कसम खाते हैं अध्यक्ष महोदय, जहां पर जाति धर्म नस्ल रंग भेद को छोड़कर ही देश का विकास हो सकता है, इसकी कसम खाते हैं अध्यक्ष महोदय, ये वहीं पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगा करके देश को भाग भाग में बांटने का काम कर रहे हैं। आज देखिए हमारे यहाँ कई नेता बैठे हैं, जहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होती है ये अचानक एक बेताल की तरह वहां हाजिर हो जाते हैं। आज इनके नेता जहां ये घटना होते हैं हवाई जहाज से जेट प्लेन से आते हैं और बोलते हैं कि हम इनको राहत दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और बोलते हैं सरकार की जिम्मेवारी है, इनको क्यों नहीं आप लोगों ने हवाई जहाज से रेस्क्यू कराया। मैं ये जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर इनके पास इतना पैसा है तो ये खुद क्यों नहीं उन हवाई जहाज से उनकी रेस्क्यू करते हैं अध्यक्ष महोदय, जहां लाखों करोड़ रुपया की बंदरबांट करते हैं अध्यक्ष महोदय। और आज देख लीजिए 20 सालों में कितने इन लोगों ने मरीजों को रेस्क्यू कराया इस राज्य से। आज इनको बताना चाहिए अध्यक्ष महोदय, चाहे इस सरकार में अध्यक्ष महोदय, चाहे वो मुजरिम हो चाहे वो आम नागरिक हो, उसकी सुरक्षा हर संभव प्रयास करती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार इस राज्य में किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है अध्यक्ष महोदय। हमने एक बच्ची को भी रेस्क्यू करा करके दिल्ली भेजा अध्यक्ष महोदय इलाज कराने के लिए। वहीं पर सरकार की कस्टडी में एक बेचारा नौजवान जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, उस लड़के को भी हमने हवाई जहाज से रेस्क्यू करके भेजा था अध्यक्ष महोदय। वो छोड़िए, इनके माननीय विधायकों को भी हम लोगों ने रेस्क्यू करके यहाँ से बाहर भेजने का काम किया। आज इनके विधायक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं तो इस सरकार काफी गंभीरता और संवेदनशीलता से उन चीजों को देखता है अध्यक्ष। बड़ा ताज्जुब है अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर अध्यक्ष महोदय आज जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं इनको पता चल चुका है और इन लोगों ने एक सर्वे भी करा लिया है अध्यक्ष महोदय। जो मुझे जानकारी है कि सर्वे में ही आने वाला 2024 में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए इनके इन प्रकार इस सरकार को अस्थिर करना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर बात कहना चाहता हूं, लेकिन आज ये चर्चा का जरूरत है अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय सदस्यों को खड़े होकर ही इस विषय को सुनने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके से हमारे सरकार के ऊपर हस्तक्षेप लगाए जा रहे हैं, आज हमारे 3 विधायक बंगाल में हैं और उस बंगाल में खरीद फरोख्त का जिम्मेवार असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर जाता है अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय उसकी जांच करने के लिए उन राज्यों में जा रही पुलिस को ये मदद नहीं करते अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से हमारा कौन सा 2 राज्य आपस में भिड़ गया पुलिस का, कौन राज्य लड़ गया था? नहीं, मेघालय नॉर्थ ईस्ट तरफ में कौन 2 राज्य लड़ गया था? अरे दोनों नहीं लड़ गया था अध्यक्ष महोदय। आपको याद होगा कि अरुणाचल या मेघालय के 2 राज्य के पुलिस आपस में लोगों ने खूनी संघर्ष कर दिया। आज ये ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, ये देश दूसरे देश से क्या लड़ेगा, ये तो राज्य में ही राज्यों को लड़ाने में लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय, और ये गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और दंगा करके फिर से ये चुनाव जीतना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं कह दूं, जब तक यूपीए की यहाँ सरकार है ऐसे मंसूबों को कभी भी हवा नहीं मिलेगा और आपको मुंह तोड़ राजनीतिक जवाब भी देंगे।
और सदन के अंदर भी जवाब देने के लिए हम लोग सक्षम है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में विगत मुझे लगता है महीनों भर से 15 कब गवर्नर वाला काम कब शुरू हुआ, 25 अध्यक्ष महोदय, 25 अगस्त से इस राज्य में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन और हमारे राज्य के महामहिम राज्यपाल के द्वारा इलेक्शन कमीशन कहता है हमने राज्यपाल को अपना मंतव्य दे दिया है। राज्यपाल कहते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, चाहे यूपीए के प्रतिनिधि उनसे मिलने जाते हैं तो वो स्वीकार करते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन से जो विमर्श था वो हमें प्राप्त हुआ है, 2 से 3 दिन हम लगाएंगे और उसका पटाक्षेप करेंगे। अध्यक्ष महोदय, महामहिम के द्वारा ये पटाक्षेप न करते हुए वो राजभवन के पिछला दरवाजे से निकल करके दिल्ली में जाकर के बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, जबकि कानून का ये सलाह कहता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा भेजा गया जो परामर्श है उसको आप सरकार को अवगत कराने की आवश्यकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये ना करते हुए राज्य में एक अनिश्चित की स्थिति बनाई हुई है और ऐसे फैली साहों के द्वारा विधायकों को डरा कर धमका कर पैसे से खरीद कर राज्य को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज सदन में अध्यक्ष महोदय इसी वजह से यह सत्र लाई गई है अध्यक्ष महोदय कि देख लो सदन के अंदर हम कितने मजबूत हैं और एहसास कर लो कि सदन के बाहर हम कितने मजबूत हैं। आज आपने कभी देखा है, आज जाकर देखो सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान देखो, पारा शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान देखो, पुलिस कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान देखो। आज अध्यक्ष महोदय आंगनबाड़ी सहायिका के चेहरों पर मुस्कान देखो। अध्यक्ष महोदय, क्या करेंगे अध्यक्ष महोदय? चलिए, आज एक अकेला हेमंत सोरेन के लिए लोगों का तारुफ नहीं है लगा हुआ और यहाँ पर ऊपर का डायरेक्शन है। लेकिन चिंता न करो, ये शिबू सोरेन का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, ना कभी आपसे डरा है ना कभी आपसे घबराने का काम करेगा। अध्यक्ष महोदय, आप लोगों अध्यक्ष महोदय, इनको बताना चाहिए भारत सरकार को हम लोगों ने सरना कोड भेजा है, उसका क्या हुआ वो बताओ। सरना कोड क्यों नहीं लागू हो रहा है? माननीय सदस्य संसदीय आचरण के तहत अगर बोलते जवाब का जवाब देते तो विषय होता। अब आप खुद के बेल पर आकर के हाथ उठा के ये क्या समझाना चाहता है? समझ से परे है, समझ से परे है। मान्य सदस्य महोदय, जवाब को जवाब में काटिए, जवाब को जवाब में काटिए, तर्क को तर्क से काटिए, लॉजिक को लॉजिक से काटिए, तब में व्यवस्था को चलिए। आज ये केंद्र सरकार के अहंकार और घमंड में इतने चूर हैं अध्यक्ष महोदय, इनको लगता है कि जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज इस राज्य में ऐसी सरकार है जो गलत काम करेगा उसको बुरी से कठिन सजा देने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। आज अध्यक्ष महोदय हमारी सदस्यता को लेकर के ये हाईतबा मचाए हुए, इनका समरी लाल जी का क्या हाल है? देखिए, एक विधायक वहां बैठा हुआ है, फर्जी विधायक यहाँ बैठा हुआ है अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्य से आके के फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के विधायक बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, कहा के विधायक की अनुशंसा राज्यपाल ने इलेक्शन कमीशन को भेजा हुआ है। बाबू का उमंग देखने को बनता है माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, उस सवाल पर चुप्पी साधे हुए
और 2-3 विधायक तो यहाँ बिकाऊ विधायक लोग बैठा हुआ जो हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ना जाने इतने विद्वान होकर के कैसे कैसे आचरण करते हैं, मेरे समझ से परे आता है। अध्यक्ष महोदय, कैसे रंग बदलते हैं, गिरगिट भी शायद इतना जल्दी रंग नहीं बदलता है जितना हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और हमारे आदरणीय सुदेश दास आदिवासी मूलवासी के सबसे बड़ा नेता। सम्मानित हो आपको अध्यक्ष महोदय। 20 साल में ये हमेशा इनका प्रयास रहा है कि हमारे दोनों हाथों में लड्डू बना रहे। और अध्यक्ष महोदय, यही नतीजा है और ऐसे ही लोग की वजह से हमारे ऐसे ही आदिवासी कुछ और ऐसे ही मूलवासी लोगों की वजह से इस राज को छलता आया है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए यहाँ पर स्थानीयता 1932 चाहे CNT SPT चाहे OBC की आरक्षण की बात हो, या आदरणीय बाबूलाल जी बैठे हैं, OBC का आरक्षण किसने घटाया है ये बता दे सदन को। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए। सीपी बाबू थक गए, सीपी बाबू बैठिए। अध्यक्ष महोदय, इनके विपक्ष में भी इतने नौटंकीबाज और नए नए चेहरे वाले लोग हैं, इनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। इनकी जो शाखाएं चलती है उन शाखाओं में आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए इसकी एक ट्रेनिंग लेते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अभी इनका कुछ दिन पहले यहाँ पीरटाड़ में इनको प्रशिक्षण दिया गया था। हमने उसमें देखा, मुझे जो खबर आई, इन्होंने अपना बैकड्रॉप बनाया 32 का खतियान झारखंडी पहचान। मैं सदन से आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को, और मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा 1932 और OBC के मामले में बहुत जल्द सरकार आगे बढ़ने जा रही है। इसको आप भारत सरकार से करा के लेके आना। आप भारत सरकार से करा के ले आना, सरना कोड लागू करवा के ले आना, हमारा 32 के खतियान के आधार पर निर्णय करवा के आना और OBC के आरक्षण के संदर्भ में निर्णय करा करके आना। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ के लोग कुछ क्या बोले, कभी कभी हमारे आदिवासी भाई, मूलवासी भाई के बारे में मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे ना जाने क्यों लगता है अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हाथ को काट रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं अपने शरीर को नोच रहा हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन यहाँ के चंद जो इस तरीके के आचरण करने वाले नेता हैं, वो इस तरीके से अपने आप को कभी इधर कभी उधर ले जा करके अपने आप को देश के और राज्य के समक्ष और जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं कि बेचारे और यहाँ के झारखंड के सरल सीधे साधे आदिवासी दलित पिछड़े लोग इनके चाल में आ जाते हैं। समझ में नहीं आता इनको कैसे ठगा जाता है। उस दिन अंकिता सिंह के यहाँ दुख व्यक्त करने गए 3 ब्राह्मण वहां पहुंचे, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कौन शर्मा, कपिल शर्मा। और तो और कमाल की बात है, वहां स्थानीय सांसद सुनील सोरेन को छोड़ दिया। और जब हमने इस बात को सवाल उठाया, जब दूसरी एक घटना घटी, बाबूलाल जी ने तुरंत सुनील सोरेन को अपने बगल में बैठा लिया, पहुंच गया। अध्यक्ष महोदय, इनका जो चेहरा है अध्यक्ष महोदय, इतना भयावह, इतना डरावना और इतना क्रूर है, इसको पहचानना इतना आसान नहीं है। लेकिन सत्ता पक्ष इनके क्रूरता को और इनकी सोच को भली भांति जानता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आप लोग चिंता ना करें,
अगली बार जीतना तो छोड़िए, आप लोग अपना जमानत बचा लीजिएगा, यही बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, हो गया। अध्यक्ष महोदय, इनकी चिंता है, राज्य में सुखाड़ है, सुखाड़ पर सरकार को चिंता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज ये सब सुखाड़ की चर्चा के लिए भी तैयार था अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो स्थिति है इनकी अध्यक्ष महोदय, इनको करना धरना कुछ नहीं है, इनको लूट कर खाने की आदत रही है अध्यक्ष महोदय। दाल लगाएगा कोई, काटेंगे ये। अध्यक्ष महोदय, ये वही सामंतवादी लोग हैं और वही मनुवादी लोग हैं जिनकी वजह से आज तक इस देश का न आदिवासी, न दलित, न पिछड़ा आगे आ पा रहा। आज देश का राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला को बनाकर आदिवासी मुख्यमंत्री का सत्ता छीनने की तैयारी कर रहा है अध्यक्ष। ये लोग वो लोग हैं अध्यक्ष महोदय, मुंह में राख, बगल में छुरी, जैसा मौका मिलेगा आपका गर्दन काट देगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सरकार सुखाड़ पर भी गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों ने, हमारी सरकार ने विगत इनके पाप किए हुए चीजों को हम लोगों ने कितने तकलीफ से ढोने का काम किया। किसानों की ऋण माफी करने का काम किया। पहली बार समय से पहले बीज वितरण करने का काम हुआ। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में ये सबको पता है कि यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी नहीं हुई है। कई जिला को लगभग सुखाड़ पूरी तरीके से हुआ पड़ा है और सरकार इस पर गंभीर है और बहुत जल्द इस पर समीक्षा उपरांत इस राज्य के लगभग पूरे राज्य के प्रति एक बेहतर योजना लाने की तैयार कर रही है। और इसलिए अध्यक्ष महोदय और भी सुनेंगे। और अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में एक ही आदमी माननीय सदस्य, एक ही आदमी सुन रहा है, खाली सीपी बाबू, बाकी कोई लोग नहीं सुन रहा है। सीपी बाबू ही सिर्फ सुन रहा है। अध्यक्ष महोदय, जैसे भी हो सुन तो रहा है। ये खड़े हुए जमात 1985 का इन लोगों ने स्थानीयता परिभाषित किया। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय बड़े भाई सुदेश जी यहाँ बैठे हुए और मौका जी मांग लो सदस्य हुआ करते थे। जब 85 का स्थानीयता घोषित हुई तो ताली बजा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि 85 का एक हथियार लागू सबसे बेहतर है। अध्यक्ष महोदय, क्या मतलब अगर एक व्यक्ति की अगर हम इनकी पर्चियां खोलने लगे अध्यक्ष महोदय, तो ये सत्र एक दिन का नहीं, एक साल का भी करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, आपको इस सत्र के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं, ये एहसास कराना चाहते हैं कि आप चोरी डकैती करने से कोई काम नहीं चलेगा, डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा, खरीद बिक्री आप पैसे का ताकत ना दिखाए। अब इस राज्य की जनता जाग गई है और आने वाला समय में विधानसभा तो बाद में होगा, लोकसभा में ही इसका परिणाम आपको मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, भैंस के सामने बीन बजाना, इनके कान में नार कुछ भी नहीं रिंगने वाला। ये वो लोग हैं मुंह में राख, बगल में छुरी, और ऐसे चालाक चतुर लोगों के साथ बहस करना बहुत ज्यादा से भेदकर नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा साफ है और हम चाहते हैं जो भी आपको हथियार चलाना है, जो भी आपके षड्यंत्र है, सामने से वार करो, पीठ पीछे वार करके क्या अपने आप को साबित करना चाहते हो? आप लोग आइए आमने सामने,
और आज राज्य के महामहिम को भी इसका पता करना चाहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर क्या आरोप लगे हैं और उसका पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी और उसका कानूनी जवाब देने के लिए भी सत्ता पक्ष पूरा तैयार और एकजुट खड़ा है। इसलिए चूहों की तरह ओछी काम मत करें, छोटे छोटे कुतरने का बड़ा काम करने का कोशिश कीजिए। और आज देख लीजिए राज्य की जनता के चेहरों पर आम नागरिकों के से बात करके जाके देखिए, दंगा करके किसी का भला नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आग लगा करके कभी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता और देश का प्रधानमंत्री जो देश के आधे राज्यों से लड़ रहा हो, उससे द्वंद्व कर रहा हो, देश का खाक विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, इस देश में सबसे अधिक 90% ड्रग सप्लाई होता है तो अदानी के एयरपोर्ट से होता है, लेकिन कोई एडीसीबीआई नहीं जाता। अध्यक्ष महोदय, लेकिन यहाँ आदमी कपड़ा हटा करके एस्बेस्टस लगा ले तो ईडी हाजिर हो जाता है, सीबीआई हाजिर हो जाता है। ये आ जाता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं अपना और गला बेवजह इनके सामने अपना खराब नहीं करना चाहता। इनको हम अपने काम और अपने उपलब्धियों के बदौलत इनको कुचलेंगे, इनके मंसूबे का कुचलेंगे और भारतीय जनता पार्टियों के विचारों को भी कुचलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। प्रश्न यह है, मान्य सदस्य अपने आसन पर चले, आसन पर। प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है। क्या बोल सीपी आदरणीय सरजू राय जी ने भ्रष्ट मंत्री कहा, मैं नहीं अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने दिया जाए, भ्रष्ट मंत्री कहा है, इसको प्रोसीडिंग से निकाला जाए और अवमानना अध्यक्ष महोदय, अवमानना का मामला दायर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये भ्रष्ट, इनके पास क्या प्रमाण है? ये प्रमाण प्रस्तुत करें कि कहां हमने भ्रष्टाचार किया है। प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके पक्ष में है वह ना कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। यह प्रस्ताव को बोलिए बोलिए। मान्य संसदीय महोदय, इस प्रस्ताव पर मत विभाजन किया जाए, मत विभाजन किया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर विनिश्चय माननीय सदस्यों को अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मत विभाजन के माध्यम से होगा। सचिव मत विभाजन की घंटी बजाए। गिनती होगा, गिनती होगा। सचिव घंटी बजाए। गिनती होगा, गिनती गिनती गिनती। बंद होगा। अरे बंद कराओ बिल। बत्तीस का खतियान भी भाग गया। भगा दिया आप लोग।
जो प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाथ है और अपने स्थान पर खड़े हो जाए। विधानसभा पदाधिकारीगण, माननीय सदस्यगण, आप लोग बैठ जाइए। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे और अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हो गया। में पर मतदान का परिणाम इस प्रकार है। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष 48 मत प्राप्त हुए और प्रस्ताव के विपक्ष में 0 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रकट करती है। यह प्रस्ताव पारित हुआ। सभा का कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।